Good morning, student. Today we are going to study statics. Statics for economics. Class 11, chapter 3rd, Organization of data. Organization of data. आंकड़ों का संगठन. Early chapter we study. We have already studied collection of data. We study early chapter how to collect data. In this chapter we will study how to organize a data. Studying this chapter should enable you to इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन बिंदुओं पे, इन पॉइंट पे या इन क्रियाकलापों के करने योग्य आप हो जाओगे. फर्स्ट है क्लासिफाई द डाटा फॉर फर्दर स्टैटिकल एनालाइज. आगे के जो सांख्यिकी विश्लेषण है, स्टैटिकल एनालाइज, विश्लेषण के लिए आप आंकड़ों का क्लासिफाई करोगे, वर्गीकरण करोगे. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. आप मात्रात्मक और गुणात्मक वर्गीकरण के बीच में अंतर कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आप बारंबारता वितरण सारणी तैयार कर सकते हैं. आप बारंबारता वितरण सारणी तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट, नो टू टेक्निक ऑफ फार्मिंग क्लासेस. आप तकनीकी जान पाएंगे कि कैसे वर्गों का निर्माण करते हैं. बी फेमिलियर विद द मेथड ऑफ टैली मार्किंग. आप टैली मार्किंग वाली विधि से भी परिचित होंगे, जानेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिवेरिएट एंड वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और आप एक चर, द्विचर, बारंबारता वितरण के बीच में भी आप अंतर स्पष्ट कर सकते. Now we introduce this chapter introduction. In the previous chapter you have learnt about how data is collected. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हम आंकड़ों को कैसे एकत्र करते. You also came to know the difference between census and sampling. In this chapter, you will know how the data that you collected are to be classified, the purpose of classifying raw data
is to bring order in them so that they can be subjected to further statistical analysis easily. आप इस अध्याय में ये भी सीखेंगे कि हम कैसे आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं और उन्हें वर्गीकृत, जो सैम्पलिंग आंकड़े हैं और सेंसस जो जनसांख्यिकी, और हम उसे व्यवस्थित करना सीखेंगे और उन्हें आसानी से आगे सांख्यिकी किस तरह संख्या के साथ आसानी से उसे हम उसका विश्लेषण कर सकें, ऐसा बनाएंगे। Have you ever observed your local junk dealer of Kabadiwala to whom you sell old newspaper, broken household item, empty glass bottles, plastic etc. He purchases these things from you and sell them to those who recycle them, but with so much junk in his shop, it would be very difficult for him to manage his trade. If he had not organized them properly to his situation, he suitably grouped or classified various junk. He puts old newspaper together and ties them with a rope. आपने देखा होगा, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड, आपने देखा होगा अपने लोकल में, अपने स्थानीय कबाड़ी वाले को, या जो रद्दी बेचता खरीदता है, जिसे आप अपना पुराना अखबार बेचते हैं, घरेलू टूटे फूटे सामान बेचते हैं, खाली कांच की बोतलें, प्लास्टिक आदि बेचते हैं। ही परचेज दिस थिंग्स, वो ये सारी वस्तुएं आपसे खरीदता है और वो उसे पुनः रिसाइकिल करने वाले के पास देता है। लेकिन अपनी दुकान में वो अधिक कबाड़ इकट्ठा हो जाए या उसकी रद्दी ज़्यादा हो जाए तो उसे अपना व्यापार चलाने में मुश्किल हो सकती है। अगर वह इन्हें उचित ढंग से व्यवस्थित न करे, वह इस स्थिति को आसान बनाने के लिए कबाड़ों को एक सिस्टम से या एक उपयुक्त तरीके से समूह में रखता है और उन्हें अलग अलग वर्गीकृत क्लासिफाइड करता है। वह पुराने अखबारों को एक साथ रस्सी से बांध देता है। इसके बाद जो कांच के बर्तन हैं, है ना, उन्हें अलग ढेर बना देता है। He heaps the article of metal in one corner of his shop and sorts them into groups like iron, copper, aluminium, brass, etc. Copper, aluminium, brass, etc. and so on. In this way, he groups his junk into different classes: newspapers, plastics, glass, metals, etc. and brings order in them. Once his junk is arranged and classified, it becomes easier for him to find a particular item that a buyer may demand. वो पुराने अखबारों को रस्सियों से बांध के रखता है और सारे खाली ग्लास के बोतलों का एक ढेर बना देता है। इन्हें
इफ द आर्टिकल ऑफ मेटल्स, वह जो धातुएं के वस्तुएं हैं, धातुओं हैं, चाहे वो लोहा हो, पीतल हो, तांबा हो, इनको एक कोने में रखता है, उनको अलग अलग ग्रुपों में करके वो एक तरफ रखता है। इस तरह वो प्लास्टिक, अखबार, कांच, धातु आदि को विभाजित कर उन्हें व्यवस्थित करता है। जब एक बार उसका सारा कबाड़ व्यवस्थित और क्लासिफाइड हो जाता है, मैनेज्ड ऑन क्लासिफाइड हो जाता है, तब खरीदार की मांग पर उसे वस्तुओं को खरीदार के मांगने पर उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को देने में उसे बड़ी आसानी हो जाती है। लाइकवाइज व्हेन यू अरेंज योर स्कूल बुक इन ए सर्टेन ऑर्डर, ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने विद्यालय की किताब एक विशेष क्रम में रखते हैं, इट बिकम ईजियर फॉर यू टू हैंडल देम, ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, उनको संभालना बड़ा आसान हो जाता है। यू मे क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वेयर इच सब्जेक्ट बिकम ए ग्रुप और अ क्लास। According to subject, which subject become a group or a class. So when you need a particular book on history, for instance, all you need to do is to search that book in the group history. Otherwise you would have to search through your entire collection to find the particular book you are looking for. ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं जब आप एक तरह की चीज़ों को, अखबार है तो पुराने अखबार एक तरफ, उनको एक रस्सी में बांध के रख दिया। आपने धातुओं के सामानों को अलग अलग, एल्युमिनियम, तांबा, यानी उन सारे आर्टिकल्स को आप एक साथ रख देंगे अलग अलग। तांबा के पास तांबे की, चाहे छोटी वस्तु बड़ी हो, सबको एक जगह रखेंगे। इस तरह से आप वर्गीकृत कर लेंगे और व्यवस्थित कर लेंगे। उदाहरण आपको अगर इतिहास की कोई, ठीक जैसे है कि आप अपने विद्यालय की कोई किताब जो है एक क्रम, विशेष क्रम में रखते हैं, तो आपको उन्हें संभालने में, उन्हें ढूंढने में बड़ा आसानी हो जाती है। इमेजिन करिए आप इतिहास की कोई विशेष पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको केवल यह करना होगा कि इतिहास के समूह खोजेंगे। आपने अलमारी में ऐसे ही रखा है हिस्ट्री की बुक एक तरफ, चाहे वो किसी भी की हो, चाहे पांडे की हो, चाहे मिश्रा की हो, जिसकी भी हो, सिंह की हो, चौहान की हो, राय की हो, किसी भी राइटर की। लेकिन हिस्ट्री की बुक अगर हिस्ट्री वाले सेट में आपने रखा है और एक सीक्वेंस में क्लास वाइज भी रखा है, तो आप केवल अलमारी के उसी शेप में, उसी पॉट में, उसी सेक्शन में हाथ डालेंगे और आप आसानी से उस किताब को निकाल लेंगे। अन्यथा अगर आप उस सेगमेंट को, उस पैटर्न को नहीं फॉलो किए, नहीं किए हैं, व्यवस्थित नहीं किए हैं उस तरह, तो आपको पुस्तक ढूंढने में देर भी होगी और ढेर भी लगा देंगे। बहुत सारी किताबों को आप उलट पुलट देंगे। वाइल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द वेजेस सेव्स आवर वैल्यूएबल टाइम एंड effort, it is not done in an arbitrary manner. इस तरह इन पदार्थों यानी इन वस्तुओं का जो वर्गीकरण आपने किया है, तो इसमें आपका बहुमूल्य समय और समय के साथ साथ आपका श्रम भी बचेगा।
द कबाड़ी वाला ग्रुप इज जंक अकॉर्डिंग टू द मार्केट फॉर रीयूज्ड गुड्स। For example, under the group class, you would put empty bottle, broken mirror, and windows, fans, etc. Similarly, when you classify your history book under the group history, you would not put a book of a different subject in that group. Otherwise, the entire purpose of grouping would be lost. Classification, therefore, is arranging for or organizing things into group or classes based on some criteria. कबाड़ी वाले ने अपने कबाड़ को इस तरह से समूह में रखा कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार की चीज़ें हों। उदाहरण के लिए अगर कांच है तो उस सेक्शन में केवल कांच ही रहेगा, वो चाहे खिड़की के टूटे हुए हो, कांच की बोतलों का टूटे हो, चाहे शीशे का हो, दर्पण का हो, यानी किसी भी तरह का हो, कांच से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे एक तरफ होंगे। ठीक इसी तरह से जब आप अपनी इतिहास की किताब इतिहास वाले वर्ग में, अर्थशास्त्र की किताब अर्थशास्त्र वाले समूह में रखते हैं, या फिर आप पुस्तक नहीं ऐसा करते हैं, आप उस सेक्शन में नहीं रखते हैं, तो जो समूह आपने गठन किया उसका पूरा उद्देश्य ही क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी वर्गीकरण का जो तात्पर्य है, जो मतलब है, एक वस्तु को समूह या वर्गों में किसी खास आधार पर वर्गीकृत या व्यवस्थित करने से है। एक्टिविटी है, विजिट योर लोकल पोस्ट ऑफिस, विजिट योर लोकल पोस्ट ऑफिस टू फाइंड आउट हाउ लेटर्स आर सॉर्टेड। डू यू नो व्हाट द पिन कोड इन ए लेटर इंडिकेट्स? आस्क योर पोस्टमैन। आप अपने स्थानीय डाकघर जाएं और देखें कि पत्रों की छटाई कैसे होती, कैसे वो लेटरों को अलग अलग करते हैं। पहले ब्लॉक वाइज करते हैं ना, ज़िले में आया तो आप ब्लॉक से करेंगे, इसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस के आधार पे वो है कहाँ का डाक का पता है, उस हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और इसके बाद पत्र में पिन कोड का क्या अर्थ है, जो होता है जिससे हमारे यहाँ गाजीपुर का है 2330001, तो ऐसे जो भी नंबर हैं उनका क्या मतलब होता है, आप अपने पोस्टमैन से डिटेल पूछेंगे और उसकी जानकारी रखें। नेक्स्ट टॉपिक, रॉ डाटा। रॉ डाटा लाइक द कबाड़ी वाला जंग, कबाड़ी वाले की कबाड़ की भांति द क्लासिफाइड अनक्लासिफाइड डाटा और रॉ डाटा आर हाईली डिसऑर्गेनाइज। जो अवर्गीकृत और अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं वो अत्यधिक अवस्थित, डिसऑर्गेनाइज, अव्यवस्थित होते हैं। They are often very large and cumbersome to handle. To draw meaningful conclusion from them is a tedious task because they do not yield to statistical method easily. जिन्हें संभालना कठिन होता है, इनके जो सार्थक निष्कर्ष निकालना बहुत ही कठिन है कार्य है, क्योंकि सांख्यिकी विधियों का इन पर सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। देयरफॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सच डाटा इज नीडेड बिफोर एनी सिस्टमैटिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन अंडर टेकन हैंड्स। आफ्टर कलेक्टिंग डाटा द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट देम इन ए क्लासिफाइड फॉर्म।
क्योंकि जो सांख्यिकी विधियों का इन पर सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए इस प्रकार के आंकड़ों का उचित संगठन या तथा प्रस्तुतिकरण आवश्यक होता है ताकि व्यवस्थित रूप से सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सके। अतः आंकड़ों के संग्रह के पश्चात अगला चरण उन्हें संगठित कर वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करना है। Suppose you want to know the performance of a student in mathematics and you have collected data on mark in mathematics of 100 students of your school. कल्पना करो या मान लो आप गणित में छात्रों की प्रगति जानना चाहते हो, उनके परफॉर्मेंस देखना चाहते हो और आपने अपने स्कूल के 100 छात्रों के गणित के अंकों के डेटा कलेक्ट किए। अगर आप इन्हें टेबल में रखना चाहते हैं, सारणी में रखना चाहते हैं, तो संभवतः यानी जो आपकी बुक में दिया है टेबल 3.1, ठीक उन्हें आप एक सारणी में प्रस्तुत करते हैं तो संभवतः सारणी 3.1 जो आपकी बुक में दिया है वैसे ही प्रतीत हो सकते हैं। आप देखें टेबल 3.1 मार्क इन मैथमेटिक्स obtained by 100 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। 100 बच्चों का ये परीक्षा का प्राप्तांक है। आप इसे इस टेबल को बना लेंगे नोटबुक में। आइए नो अबाउट दिस टेबल आर यू कुड हैव कलेक्टेड डाटा ऑन दी मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 50 हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड टू नो देयर एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड। आप अपने पड़ोस के 50 परिवारों के जो मासिक व्यय मंथली एक्सपेंडिचर है खाद्य पदार्थों पे, भोजन पे, उनके आंकड़े आप संग्रह करेंगे, इकट्ठे करेंगे, कलेक्ट करेंगे और भोजन पे उनका औसत व्यय क्या है ये जानेंगे। The data collected in that case had you presented as a table would have resembled table 3.2. Both table 3.1 and 3.2 are raw or unclassified data। जो सारणी आपके बुक में दिखाई गई है 3.1 और 3.2 दोनों ही सारणी अपरिष्कृत यानी अनक्लासिफाइड डाटा है, अपरिष्कृत एवं अवर्गीकृत है। दोनों सारणियों में किसी भी क्रम में व्यवस्थित नहीं, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, किसी भी सीक्वेंस में सही नहीं। इन बोथ the tables you find that numbers are not arranged in any order. Now if you are asked for the highest mark in mathematics, अब सारणी 3.1 में गणित में सर्वोच्च अंक कितने हैं, तब आपको 100 छात्रों के अंकों का ये चाहे आपका असेंडिंग आर्डर हो या डिसेंडिंग आर्डर हो व्यवस्थित करना होगा। यह बेहद ही उबाऊ काम है, थकाने वाला काम है, कठिन कार्य है। फ्रॉम टेबल
नाउ इफ यू आर आस्क्ड फॉर द हाईएस्ट मार्क इन मैथमेटिक्स, अब आपको ये पूछना है कि मैथ में सबसे ज़्यादा अंक किसका है? फ्रॉम टेबल 3.1 you have to first arrange the mark of 100 students either in ascending or descending order। सबसे पहले आप टेबल 3.1 में छात्रों के अंक या तो आरोही क्रम में हो, असेंडिंग में हो, या फिर अवरोही क्रम में हो व्यवस्थित करेंगे। दैट इज टीडियस टास्क। यह जो कार्य है बहुत थकाने वाला है, उबाने वाला है। इफ इंस्टेड of 100 you have the mark of the 1000 students to handle similarly to table 3.2, you would note that if it is difficult for you assertions the average monthly expenditure of the 50 household and this difficulty will give up manifold if the number of was largest। ये बड़ा मुश्किल है। 50 परिवारों के खाने पर मासिक व्यय के औसत को पता कर सकें। यहाँ कठिनाई तब और बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी यदि यह संख्या बहुत बड़ी हो, जैसे 5000 परिवार हो, 500 की जगह 5000 हो जाए। लाइक आवर कबाड़ी वाला वुड बी डिस्ट्रेस्ड टू फाइंड ए पर्टिकुलर आइटम्स व्हेन हिज जंक बिकम्स लार्ज एंड disarranged, you would face a similar situation when you try to get any information from raw data and are large in one word. Therefore, it is a tedious task to pull information from large unclassified data। तो आप अगर 50 की जगह पे 500 घरों को, तो ये बड़ा ही उबाऊँ थकाऊँ बड़ी बात हो जाएगी। ठीक कबाड़ी वाले की बात, जब कबाड़ का ढेर बहुत बड़ा है और अव्यवस्थित हो तो उसे विशेष वस्तु को ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। यदि आपकी भी स्थिति होगी तो उसमें कोई सूचना प्राप्त करना चाहें, इसलिए संक्षेप में अवलोकित विशाल आंकड़ों से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना एक थका देने वाले उबाऊ काम है। वर्गीकरण के द्वारा जो अनक्लासिफाइड डेटा होते हैं को शार्ट में नॉलेजेबल बनाया जाता है। जब एक प्रकार की विशेषताओं वाले तथ्यों को एक ही वर्ग में रखा है तो बिना किसी कठिनाई के ढूंढने, तुलना करने तथा निष्कर्ष निकालने योग्य हो जाते हैं। आपने चैप्टर टू में पढ़ा होगा कि प्रति 10 साल बाद भारत सरकार जनसंख्या की गणना कराती है। तो सन 2001 के बाद 11 में की, फिर 21 में होगा जो रूल है। देखते हैं क्या होता है। आइए, नाउ वी नो अदर topic next topic next day। Thank you, have a nice day।